हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरविक कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिए थे तो फिर हमें डीपीएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आखिर ये स्टेट को डायरेक्शन क्या देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डीपीएसपी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और साथ ही इसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर, सोर्सेज और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पूछे जाने वाले सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो बेसिकली डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए गवर्नमेंट या फिर स्टेट के लिए गाइडलाइंस है या फिर प्रिंसिपल्स है, जो ये बताती है कि देश और जनता के वेलफेयर के लिए स्टेट या फिर गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर आप डीपीएसपी के सारे प्रोविज़न को देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना है। यानी इनके प्रोविज़न पढ़ के एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक ये डील करते हैं किससे, डीपीएसपी से। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है वो डील करता है किससे, डीपीएसपी से। तो यहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल है जो आपको याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसका जो आइडिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करने का जो आइडिया लिया गया वो बेसिकली कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपीएससी, रेलवे की किसी भी पीवाईक्यू देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डीपीएसपी का जो आइडिया था वो कहाँ से लिया गया था। थर्ड ये रहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली जो ये प्रिंसिपल थे, जो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए थे, इनको क्या बोला था, नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे जो रीज़न ये था वो ये था क्योंकि ये जो जितने भी इसके प्रोविज़न थे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं, इन सबका जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था वो ये था वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना। और फोर्थ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीपीएसपी क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल है या फिर ये गाइडलाइंस है, किसके लिए, स्टेट के लिए। यानी इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो स्टेट को ये जब भी स्टेट को, जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी या कोई पॉलिसी बनाएगी तो उनको इस डीपीएसपी के प्रोविज़न को माइंड में रखना है कि ये बेसिकली ये उनको डायरेक्शन दे रहा है कि उनको किस डायरेक्शन में लॉ या फिर पॉलिसी बनानी है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनका जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इनका कोर ऑब्जेक्टिव वो यही है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर प्रमोट करना। तो बेसिकली जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, हम सिर्फ इसमें ये नहीं बोल सकते कि स्टेट का हाँ भाई इतना रोल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। नहीं, डीपीएसपी क्लियरली इनको डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसी प्रोविज़न दे रहा है जिससे लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर हो सके, जिससे लोगों का पॉलिटिकल वेलफेयर हो सके। तो इसका मतलब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम दिए गए हैं, और वो इसलिए दिए गए हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। और लास्ट पॉइंट है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी यही पॉइंट आ रहा है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब होता है ये ऐसे राइट होता है जिसको आप कोर्ट से एनफोर्स नहीं करवा सकते। जैसे हमने लास्ट टाइम फंडामेंटल में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं। इसका मतलब जस्टिसेबल का मतलब हो गया कि अगर इनकेस किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो पर्सन आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, और ऐसे केस में वो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवा सकता है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारे राइट क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। तो यहाँ पे ये कोर पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स। तो मतलब वन बाय वन हम देखेंगे कि इनके आर्टिकल क्या बोलते हैं। जैसे पहला आर्टिकल है जो इसमें दिया हुआ आर्टिकल 36। आर्टिकल जो 36 है वो डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। मतलब आर्टिकल 36 हमें बताता है कि जब हम वर्ड स्टेट यूज़ करते हैं तो स्टेट का में क्या क्या बॉडी या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूड होगी। तो
आर्टिकल 36 भी यही बोलता है कि जो पार्ट 4 के पर्पस के लिए भी जो स्टेट का मीनिंग वही रहेगा जो हमने आर्टिकल 12 में दिया था। यानी जो फंडामेंटल राइट में जब हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी। तो अगर आपको याद होगा जो हमने फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया था, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन लेवल पे की जो गवर्नमेंट है और वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। सिमिलरली जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। और उसके अलावा आपकी जितनी भी लोकल अथॉरिटी, चाहे वो आपकी म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे वो पंचायत हो, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी में है और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन किया गया है और यही डेफिनेशन ऑफ स्टेट को फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 के अंदर भी डिफाइन किया गया था। तो ये था हमारा आर्टिकल 36। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 37। आर्टिकल जो 37 है वो बेसिकली क्या है, वो नॉट एनफोर्सिबल बाय कोर्ट। बेसिकली ये प्रोविजन हमें बताता है कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी प्रोविजन लिखे जा रहे हैं, जो भी आर्टिकल हमें दिए गए हैं, ये सब कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होंगे। जब हम बोलते हैं कि एनफोर्सेबल नहीं होंगे, इसका मतलब है, आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जितने भी प्रोविजन लिखे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस जितने भी प्रोविजन है डीपीएसपी की, जैसे मान लो कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसी का कोई आर्टिकल है जिसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती, तो इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि सिटीजन डायरेक्टली कोर्ट जाएंगे, या आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या हाई कोर्ट जाए और फिर वहाँ पे जाकर उसको एनफोर्स करवाए। या सिंपल भाषा में बोलो तो उनकी वहाँ पे जाकर डिमांड करे कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए या इनको एनफोर्स किया जाए। तो इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको याद होगा, हमने फंडामेंटल राइट के केस में ये डिस्कस किया था कि जब फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो उस केस में आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और वो राइट कोर्ट से वहां से क्या करवा सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि ये जो जितने भी आपके राइट है ये एनफोर्सेबल नहीं होते। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आर्टिकल 38 पे। तो आर्टिकल 38 जो है वो क्लियरली किसके लिए दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकल आर्टिकल 38 का जो मेन एम है वो यही है कि जो हमारी स्टेट है उसको वेलफेयर को प्रमोट करना है। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो इसका अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी यही है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर तो करेंगे बट कैसे करेंगे, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि गवर्नमेंट को जस्टिस को इंश्योर करना है। अगर आपको याद होगा, हमने प्रेमबल में डिस्कस किया था कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो स्टेट को ये इंश्योर करना है कि इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को जस्टिस मिले, चाहे वो आपका सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो। सिमिलरली अगर आप इसका सेकंड पॉइंट देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट को बेसिकली इन इक्वालिटी को कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। यानी स्टेट को इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी में जितनी भी इन इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको कम करना है। तो ये था आपका आर्टिकल 38। तो ये आता हमारा आर्टिकल 39। जब हम 39 की बात करते हैं तो ये आर्टिकल थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये स्टेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मतलब 39 में क्या क्या पॉलिसी दी गई है जो के लिए गाइडेंस दी हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बेसिकली जब हम 39 की बात करते हैं तो ये स्टेट को कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी फॉलो करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे लिखा है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। तो यहाँ पे क्लियरली कुछ पॉलिसी दी हुई है जो स्टेट के लिए दी गई है कि इनको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब हो गया कि स्टेट आने वाले टाइम में, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 47 में, तो उस टाइम पे ये डायरेक्शन दी गई थी कि आने वाले टाइम में स्टेट इन पे क्या करे, लॉ बनाए, इन पे पॉलिसी बनाए। मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जब कोई लॉ बनाए या पॉलिसी बनाए तो इन डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन दी जा रही है, जो ये प्रिंसिपल दी जा रही है, इनको माइंड में रखे, तो इनको कंसिडर करते हुए कंट्री के लिए लॉ बनाए या पॉलिसी बनाए। तो अगर हम इनके पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट यही बोलता है एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। इसका कहने का मतलब है कि स्टेट हर सिटीजन, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसको एटलीस्ट एडिक्वेट लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी दिलवाए या उसको प्रोवाइड करे। क्योंकि ये स्टेट के लिए डायरेक्शन दी गई है कि एटलीस्ट हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसके लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसके लिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। इसका मतलब है कि कंट्री के जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से किया जाए सो दैट कॉमन गुड्स सर्व हो। जब हम कॉमन गुड्स सर्व होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, या फिर आप ये बोलो कि उसका यूज़ इस तरीके से की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। थर्ड आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटर्मिनेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिसोर्सेज सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जा रहे हैं और बाकी उन रिसोर्सेज से है ही नहीं, उनको अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे। तो ये जो ड्यूटी दी हुई है ये स्टेट को दी हुई है कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि वो रिसोर्सेज सबके लिए रहे। पता चले रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिच है जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जाए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये उसी के लिए डायरेक्शन दी गई है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि सबका वेलफेयर हो। ऐसा ना हो कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाए और जो गरीब है वो और गरीब होता जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसका मतलब ये है कि मैन और वुमेन को सेम वर्क के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो हमारे 2 पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है चाहे वो आपके वर्कर हो, चाहे वुमेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, इन सबकी हेल्थ डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाना ये स्टेट की ड्यूटी है। इवन देन जो लास्ट प्रोविजन है वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए है। तो यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा है कि चिल्ड्रन को हेल्थी डेवलपमेंट देना, उनकी फ्रीडम, उनकी डिग्निटी को कि उनकी प्रोटेक्ट करना, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये सब किसका काम है? ये सब स्टेट का काम है सो दैट बच्चों को एक्सप्लॉयट ना होने से बेसिकली बचाया जा सके। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40। तो जो बेसिकली आर्टिकल 40 है वो डील करता है किससे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से। अगर आप आर्टिकल 40 को पढ़ोगे तो वो बेसिकली बोलता क्या? वो बोलता है कि स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए सो दैट विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो और इन्हें इतनी पावर या अथॉरिटी दे देनी चाहिए सो दैट कि वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। तो बेसिकली अगर आप इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखोगे तो ये अगर आपको याद होगा तो 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था उस टाइम पे ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह था। बट 1992 में गवर्नमेंट ने इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो लॉ था वो पास किया था, जिसको हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं। तो वो बेसिकली यहीं से डायरेक्शन मिली थी गवर्नमेंट को कि जो लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई जिसको हम थर्ड टायर गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसके की पॉइंट बेसिकली यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना है, वो इसलिए सो दैट पावर को ग्रास रूट या फिर विलेज तक ले जाना है। सेकंड इसमें यही बोलता है कि विलेजेस जो है वो अपने लोकल अफेयर या लोकल मैटर को खुद मैनेज करे। और थर्ड इसमें ये बोल रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाए। तो ये बेसिकली हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 40। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 जो है वो डील करता है किससे? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। बेसिकली आर्टिकल 41 क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी या डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाए। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे ये स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोविजन बनाए, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और स्पेशली इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या फिर सिकनेस। हम इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोई अनएम्प्लॉयड है या कोई ओल्ड एज में है तो ऐसे केस में अगर स्टेट चाहती है कि उस पर थोड़ा सा उसको हेल्प करना चाहती है तो ये स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि वो या तो किसी वेलफेयर की स्कीम के थ्रू या फिर पब्लिक असिस्टेंस के थ्रू ऐसे केस में वो अनएम्प्लॉयड या फिर ओल्ड एज पर्सन की हेल्प कर सकती है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 41 था। तो यहाँ पे अभी तक इम्पोर्टेंट आर्टिकल 40 ही है, ठीक है। तो बेसिकली यही था 41। नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बेसिकली डील करता है किससे? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर एंड मैटरनिटी लीव। बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट को ऐसी प्रोविजन बनानी चाहिए जिससे वर्कर को सेफ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मिले और उसके अलावा वुमेन के लिए मैटरनिटी रिलीफ में भी कोई प्रोविजन बनानी चाहिए। अगर आपको याद होगा इसी को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने इस पे एक्ट बनाए हुए हैं, यानी इस पे लॉ बनाए हुए हैं। तो बेसिकली ये थे हमारे आर्टिकल 40, 41 एंड 42। अगर आप इन तीनों आर्टिकल को देखोगे तो यहाँ से एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि ये तीनों आर्टिकल स्टेट के लिए एक डायरेक्शन है कि स्टेट को लोगों के वेलफेयर के लिए ये करना चाहिए। तो
हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि ये 3 आर्टिकल जो हम हैं, ये बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दे रहे हैं। तो जहाँ पे हर एक सिटीजन या हर एक इंडिविजुअल अपनी डिग्निटी और सिक्योरिटी के साथ लाइफ जी सके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 43। आर्टिकल जो 43 है वो बेसिकली डिस्कस करता है किससे या डील करता है किससे, लिविंग वेज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बेसिकली आर्टिकल 43 बोलता है, ये स्टेट के लिए डायरेक्शन देता है कि स्टेट को ये ट्राई करना चाहिए कि हर वर्कर को लिविंग वेज मिले, यानी इतना वेज या इतनी सैलरी मिले सो दैट कि वो अपनी बेसिक नीड के साथ एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके या उसको मेंटेन कर सके। सेकंड ये पॉइंट बोलता है कि वो उसको एक अच्छी और एक प्रॉपर कंडीशन मिले। और थर्ड इसमें बात की जाती है कि वर्कर को इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें हैं जो ये आर्टिकल वर्कर के लिए बोल रहा है। एक तो उसके लिविंग वेज के लिए, सेकंड उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, और थर्ड उसके पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 43। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ में भी रहा है। तो आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेसिकली आर्टिकल 44 बोलता है कि स्टेट को इंडिया के पूरी टेरिटरी में सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली ये आर्टिकल यही है कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। तो ये था आर्टिकल 44 और ये एग्जाम परस्पेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 45। तो आर्टिकल जो 45 है वो बेसिकली डील करता है किससे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो बेसिकली आर्टिकल 45 का जो मेन फोकस है वो स्मॉल चिल्ड्रन की अर्ली चाइल्डहुड केयर है, या बोल सकते हो कि उनकी एजुकेशन पे है। तो बेसिकली आर्टिकल 45 यही बोलता है कि स्टेट को ये ट्राई करना चाहिए कि 6 साल तक के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 46। जो आर्टिकल 46 है वो बेसिकली डील करता है किससे, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। बेसिकली आर्टिकल 46 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे, स्पेशली चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो अदर वीकर सेक्शन हो। मतलब स्टेट को इन्हें एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, स्टेट को इन्हें इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोट करना चाहिए, इनको इनजस्टिस से बचाना चाहिए, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 46। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 44 एंड 44, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 2 आर्टिकल अगर आप पेपर देखोगे, PYQ अगर आप SSC का देखो, UPSC का देखो, रेलवे का देखो, तो यहाँ से या कोई और भी स्टेट PCS का देखो, तो ये 2 आर्टिकल पूछे जाते हैं, एक 44 एंड 45। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल जो 47 है वो बेसिकली डील करता है किससे, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। अगर आप आर्टिकल 47 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल जो 47 है उसका बेसिकली मेन फोकस यही है कि लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करना चाहिए। तो बेसिकली आर्टिकल 47 जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते हैं या फिर जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उसका कंजम्पशन को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए या उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि मेडिकल पर्पस वाले जो ड्रग्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर आप आर्टिकल 47 को देखोगे तो इसका मतलब मेन पर्पस यही है कि ओवरऑल लोगों की हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट हमारा चलता है आर्टिकल 48। जब हम आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो वो डील करता है किससे, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली जो आर्टिकल 48 है उसका मेन फोकस यही है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक बनाया जाए। डायरेक्शन दे रहा है कौन सा, आर्टिकल 48 किसको, स्टेट्स को। तो स्टेट को वो क्लियरली बोल रहा है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्न या फिर साइंटिफिक मेथड से डेवलप करना चाहिए। बेसिकली ये बोल रहा है कि एनिमल ब्रीड को प्रिजर्व करो या उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। इवन देन आर्टिकल जो 48 है वो ये भी बोल रहा है कि गऊ को, चाहे जैसे हम गाय की बात करते हैं, जब फिर वो कैटल जो बेसिकली मिल्क वगैरह देते हैं उनकी स्लॉटर जो उनको काटा जाता है उसको प्रोहिबिट के लिए भी स्टेट को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए। तो इन
तो ये आर्टिकल जो 48 है ये स्टेट के लिए डायरेक्शन है कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट को नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 48। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 49। तो जो हमारा आर्टिकल 49 है वो बेसिकली डील करता है किससे, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली आर्टिकल 49 का जो फोकस है वो यही है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स है, जब सिंपली बोल लो जो हिस्टोरिकल आपके ऑब्जेक्ट्स है या प्लेसेस है, उनको बचाने की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि स्टेट को इनको बचाना चाहिए, चाहे वो आपके हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हो, चाहे वो आपके जगह हो, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो इनको बचाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 50। जो आर्टिकल 50 है वो बेसिकली डील करता है किससे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 बेसिकली कहता है कि स्टेट को जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के स्टेप लेने चाहिए, स्पेशली पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट्स में। तो बेसिकली ये सिंपली बात बोल रहा है, इसका बेसिकली यहाँ पे जो क्लियर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जुडिशरी जो है वो आपका एक अलग है और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका एक अलग है। अगर आपको पता होगा, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, वहीं पे एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है। तो बेसिकली ये दोनों के फंक्शन को अलग अलग रखने की बात कर रहा है, या दोनों के डिपार्टमेंट को अलग अलग करने की बात कर रहा है। तो जो बेसिकली एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता भी है। जनरली अगर आपको पता होगा कि अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बट आर्टिकल जो 50 है वो हमारा बेसिकली क्लियर बोल रहा है कि जुडिशरी मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, उसको अलग करने की बात कर रहा है, किससे, एग्जीक्यूटिव से। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 51। जो हमारा आर्टिकल 51 है वो डील करता है किससे, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 51 है ना, वो इंडिया की फॉरेन रिलेशन और इंटरनेशनल जो पीस है उससे रिलेटेड है। अगर आप आर्टिकल 51 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये बोल रहा है कि स्टेट को ट्राई करना चाहिए, तो किसके लिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। जब बोल सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन को, रिस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए। जब सिंपली आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करना है, उसको एनकरेज करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है। तो ये वाला आर्टिकल भी समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे हमारे आर्टिकल 47, 48, 49, 50 एंड 51। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आज हमने इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स, सोर्सेज और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को वन बाय वन डिस्कस किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि इन आर्टिकल या इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इनका जो उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के पीछे, वो यही था कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसी के साथ हमारे डीएसपी चैप्टर को हम यही कंक्लूड करते हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।